हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। हमेशा मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए प्यारे बच्चों। और अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं अपने वन शॉट वीडियोस के। और हमारी अब ऑप्टिक्स रह रही है, ठीक है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं बच्चों से उनसे जो फर्स्ट टाइम जो मेरे व्यूअर हैं उनसे बोलना चाहूंगा, प्लीज बेटा, पहले जो वीडियोस हमने बनाई हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत मेहनत की आपके लिए, तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस ऑप्टिक्स वाले पोर्शन पे आइए। हाँ, अगर आपको ऑप्टिक्स पहले कवर करनी है तो आप ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कि जब व्हेन लाइट, ये लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मीडियम टू अनदर मीडियम एंड चेंजेस इट्स पाथ, एंड चेंजेस इट्स पाथ, इट्स पाथ, और अपना पाथ क्या करती है बेटा? चेंज करती है, इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सपोज करो कि लाइट है हमारे पास और यहाँ पे ये हमारा कौन सा एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब बेटा भारी मीडियम, समझ के याद रखना, ये हमारा डेंसर मीडियम है। पूरा बेस बनाते हुए चलेंगे बेटा, बहुत अच्छे से आपकी ऑप्टिक्स आज खत्म करा देंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो देख ली तो ऑप्टिक्स खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से अब यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई। रे ऑफ लाइट जहां टकराती है बेटा, यहां पे टकराई तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। अच्छा, ये रे एक्चुअली में जानी चाहिए थी कैसे बेटा? ये रे एक्चुअली में जानी चाहिए थी ऐसे, है ना। अगर ये मीडियम नहीं होता, ये वाला मीडियम नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे ना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज क्या है, चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी रहेगी जितनी इस मीडियम में। क्लियर है बेटा? तो इस एंगल को इंसिडेंट रे बोलते हैं, नॉर्मल, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल, ठीक है। ये हमारी होगी रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गई? ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई हमारे पास, ठीक है, ओके। और ये एंगल हो गया रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। अच्छा, हर एक मीडियम की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हर एक मीडियम में जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से फ्लो करती है, मतलब पास करती है ना। कोई अलाउ करता है भाई, हाँ, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम तो 100% लाइट को अलाउ करता है, लेकिन हर मीडियम में अलग अलग स्पीड हो जाती है, क्योंकि वहां पे जाके लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाग के दिखाओ भाई, हवा में भाग के दिखाओ, फिर आपको कहूंगा बीच पे भाग के दिखाओ, तो बीच पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो ऐसे लाइट है ना, जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी जो स्पीड है वो सफर करती है, वो चेंज होती है। इसी की वजह से लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो अगर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे कोई आपसे, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि स्पीड की जो लाइट की स्पीड चेंज होती है मीडियम टू मीडियम, समझ के बेटा? ओके। तो इसलिए एक चीज डिफाइन की गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे आप ये 10th में सब पढ़ के आए हो, लाइट इन वैक्यूम, थोड़ा सा फिर भी बेस बनाना जरूरी है बेटा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, ठीक है, ओके। तो यहां पे म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? सी बाई वी। याद रखना बेटा, म्यू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है, क्योंकि सी और वी उसके अंदर, एयर के अंदर ज्यादा लाइट चेंज नहीं होती, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको स्टैंडर्ड याद रखने हैं, वाटर का जैसे 1.33 होता है, ग्लास का कितना होता है? म्यू ग्लास का कितना होता है? 1.5, ठीक है बेटा। जितना डेंसर मीडियम याद रखना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो म्यू ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? उसमें कम होगी बेटा, ये ध्यान रखना। जितना भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसके अंदर जो स्पीड है वो क्या होगी? लो होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, क्लियर है? ओके।
ठीक, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये याद रखना, ये हमारा μ1 है और ये हमारा क्या है, μ2। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, स्नेल्स लॉ। क्या याद रखनी है बेटा, स्नेल्स लॉ, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके अंदर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर लाइट 1 से 2 की तरफ जा रही है, अगर लाइट 1 से 2, इसका मतलब 1 μ2 का मतलब है लाइट कहां जा रही है, 1 से 2 मीडियम की तरफ जा रही है। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, μ2 बाय μ1, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। किसके इक्वल होगा बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर। ऐसे ही अगर लाइट 2 से, डेंसर से 1 की तरफ जा रही है, मतलब 2, मतलब 2 हमेशा मीडियम जो है वो डेंसर माना जाता है और 1 हमेशा रेयर में, ठीक है। तो 2 μ1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 μ1 का मतलब होगा बेटा μ1 बाय μ2। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखें, μ1 बाय μ2, और ये भी हमेशा साइन आई अपॉन में साइन आर होगा। इसको मत छेड़ना बेटा, इसको छेड़ सकते हो आप, μ1 बाय μ2, ये रेशियो, ये हमेशा साइन आई बाय साइन आर ही रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। तो स्नेल्स लॉ, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वही, और दूसरा लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बट आपको मैं लॉ करा रहा हूं तो दोनों करा दिए मैंने यहां, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया बेटा। अच्छा, अगर लाइट मान लो एयर से ग्लास की तरफ जा रही है तो क्या लिखेंगे, μg बाय μa। समझ गए बेटा, बस इस चीज की थोड़ा सा नॉलेज रख लेना, ठीक है। आगे अब करते हैं हम रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होती है कि जैसे मान लो अगर आप किसी कॉइन को अगर आप ग्लास के अंदर रखते हैं तो आप देखोगे उसकी जो हाइट है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा आपको। आप कॉइन रख के देखिए ग्लास में, या आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, अगर आप पेंसिल को देखोगे ग्लास के अंदर तो वो क्या दिखाई देगी आपको, थोड़ी सी बेंड करती हुई दिखाई देगी, समझ के। तो इसको जब जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, मान लो कॉइन यहां पे रखा है बेटा, कॉइन आपका यहां रखा हुआ है, तो ये क्या हमारी इतनी यहां से यहां तक, ये हो गई रियल डेप्थ। क्या हो गई ये रियल डेप्थ, लेकिन आपको दिखाई, रिफ्रैक्शन की वजह से वो कहां दिखाई देगा, वो यहां पे दिखाई देगा। भाई यहाँ पे आपकी आंख है, मान लो यहां से आप देख रहे हो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रे है वो पास होती हुई यहाँ पे पहुंची, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, तो अगर उसको वो मिलाए यहाँ पे तो अल्टीमेटली हमें कहां दिखाई देगी, वो यहां दिखाई देगी। तो जहां दिखाई देगी उसको बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ। जितना शिफ्ट हुई है, कितनी शिफ्ट हुई है, ये इतनी हाइट ऊपर चली गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट। और इसका ये किससे निकालेंगे हम, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है। म्यू के साथ क्या रिलेशन है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो वाटर का म्यू है और इसका तो 1 ही है हमारे पास, ठीक है। तो म्यू के साथ क्या रिलेशन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, ठीक है। तो म्यू के साथ फॉर्मूला है इसका रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ होगा, यानी अगर एपरेंट डेप्थ निकालनी है हमें तो एपरेंट डेप्थ किसके इक्वल, बच्चा किसके इक्वल होगी, रियल डेप्थ डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, म्यू से डिवाइड कर दो। मतलब तुम्हें क्या दिखाई देगी, वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, क्लियर है बेटा। मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है बेटा 2, और उसकी रियल डेप्थ कितनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर नीचे है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 सेंटीमीटर हाइट पे दिखाई देगी, समझ के बेटा। अगर मान लो कोई चीज 10 सेंटीमीटर नीचे रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको कितनी, ये कहां दिखाई देगी, वो आपको कितनी हाइट पे दिखाई देगी, 5 मीटर की हाइट पे दिखाई देगी, क्लियर है बेटा। अच्छा, ये तो जब है जब ऑब्जेक्ट कहां है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, कहां पे बेटा, वो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, कहां पे सिक्का, डेंसर मीडियम में, ठीक है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, इज रेयर मीडियम। अगर रेयर मीडियम में है तो रेयर मीडियम में तो आपको वो थोड़ा उल्टा, मतलब ऊपर दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, यहां पे तो ऊपर दिखाई देगा, तो वहां दूर दिखाई देगा। जैसे मान लो आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और अपनी आंखें स्विमिंग पूल में खोलने की कोशिश करो, है ना, अंदर, तो आपको जो आपका मित्र है, जो दोस्त है, वो आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा,
है ना, तो दूर हो जाएगा। इसका मतलब उसमें जो एपरेंट डेप्थ है वो किसके इक्वल होगी, म्यू टाइम्स ऑफ द रियल डेप्थ, वो ज्यादा हो जाएगी, तो रियल डेप्थ से भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और वहां नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, वहां पे हो जाएगा एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। क्लियर है बेटा? ओके, तो मुश्किल से कोई क्वेश्चन आएगा, बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड पे आएगा अगर आएगा तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे क्या है, टोटल इंटरनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा, या तो इसकी इससे आएगा सीधा, या फिर एक प्रिज्म और इसके कॉम्बिनेशन से आएगा, या फिर आएगा इसके ऑप्टिकल फाइबर की केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, तो इसको समझो बेटा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो मान लो, अगर मान लो यहां पे हमारे पास एक मीडियम है, देखो एक मीडियम है, यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने डेंसर मीडियम बना दिया। क्या बना दिया? डेंसर मीडियम। ओके, तो डेंसर मीडियम से अब यहां से देखो, यहां से एक लाइट जा रही है, ठीक यहां से एक लाइट जा रही है, देखो ये लाइट गई, जहां ये लाइट जाएगी वहां नॉर्मल डालो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है मान लो। अच्छा, तो कुछ लाइट तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और कुछ लाइट क्या हो जाती है हमारी, रिफ्लेक्शन हो जाता है किस लाइट का। देखो कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती है ना। आप मान लो आप वाटर देखो, आप मान लो बोतल को देख रहे हो इसमें, ठीक है, तो बोतल के आपको ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कुछ लाइट तो क्या हुआ, कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई, तब क्योंकि बोतल भी दिखाई दे रही है आपको, तो बोतल से क्या होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होके आ गई आपके, कुछ रिफ्रैक्ट भी हो रही है, आगे अगले मीडियम में भी एंटर कर रही है ना। तो हर एक मीडियम से जब भी लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट से, तो वो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है। जैसे विंडो, मान लो विंडो से आप बाहर की चीजें देख रहे हो, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, तभी तो वो विंडो दिखाई दे रही है आपको, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हुई है और कुछ क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई है, आपकी आंखों में आ रही है लाइट। तो हमेशा दो चीजें होती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब क्या होगा, मैं अगर आई को बढ़ाऊंगा तो ये आर बढ़ेगा, है ना बेटा, ये आर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो आर मैं आई और बढ़ा रहा हूं, देखो आर किस तरफ इंक्रीज होगा, इस तरफ होगा। एक टाइम इंक्रीज होते होते, एक टाइम इंक्रीज होते होते ये रे क्या, ये यहां जाएगा। देखो इंक्रीज कैसे होगा, ये धीरे 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 ऐसे ही होगा। तो एक टाइम पे क्या होगा, आई की वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू के लिए यह नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये देखो, ठीक है। तो एक टाइम पे आई की वैल्यू के लिए जो है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब देखो जो रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टेड धीरे धीरे इंक्रीज, एक टाइम आएगा तो वो लाइट ऐसे ही जाएगी इस पे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। भाई आर की वैल्यू 30 है, धीरे धीरे आई इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट जाती है डेंस से रेयर, तो यहां पे एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना लाइट, तो जब लाइट यहां पे पहुंचेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एंगल बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, तो उस आई की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। कब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल याद रखना किसको बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं। कब? जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब इससे ज्यादा अगर तुमने आई को बढ़ाया, देखो अगर तुमने इससे ज्यादा आई को बढ़ा दिया बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू जो आर की वैल्यू है ये 90 से ज्यादा होगी। 90 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, इसी मीडियम में वापस आ गई, है ना बेटा, ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। तो ये वाले जो रिफ्लेक्शन हो रही थी, ये लाइट भी कहां आ गई है, नीचे आ गई, समझ गए। तो ये लाइट भी क्या हो गई हमारी, नीचे आ गई। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब लाइट, अब एंगल आर ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वो TIR हो गया। तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब सारा, इंटरनल मतलब अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसकी कोई कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है बेटा, एक कंडीशन ये है, एक तो सबसे पहले लाइट कहां जानी चाहिए, लाइट मस्ट गो डेंसर टू रेयर। लाइट किस तरफ जानी चाहिए बेटा, एक तो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। दूसरा एक कंडीशन है इसकी कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नहीं, आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो आई की वैल्यू है क्रिटिकल एंगल पे तो 90 डिग्री हो जाएगा आर,
लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, अगर मैंने आई की वैल्यू इससे एंगल और बढ़ाया तभी तो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो किससे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से हो रही है, ठीक है। अब यहां पे एक रिलेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। देखो लाइट कहां से कहां तक जा रही है बेटा, 2 से 1 की तरफ जा रही है, तो इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, म्यू 1 बाय म्यू 2, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। और म्यू 1 बाय म्यू 2 याद रखना बेटा, म्यू 2 बाय म्यू 1 हमेशा क्या होता है, म्यू। कब, देखो ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसका, और इसका म्यू एयर है 1, तो म्यू 2 बाय, ये तो दूसरा मीडियम है ना, डेंसर है, और ये रेयर मीडियम है, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 करोगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 कितना होगा, म्यू बाय 1, तो यानी म्यू ही आएगा। तो याद रखना म्यू 2 बाय म्यू 1 की वैल्यू को म्यू लिखते हैं, और म्यू 1 बाय म्यू 2 को इसको 1 बाय म्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बाय म्यू। तो म्यू 1 बाय म्यू 2 को क्या लिखेंगे, 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन बाय साइन आर, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो बेटा, जब आई की वैल्यू, यहां पे आ रहा हूं मैं, यहां ठीक है, यहां लिख रहा हूं, जब आई की वैल्यू सी है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90। जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो गई तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 90 हो गई। सो यहां से 1 बाय म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन आई मतलब साइन सी अपॉन में साइन आर मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 बाय म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन सी, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन सी, ठीक है। इस रिलेशन पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जब प्रिज्म आएगा, तो क्योंकि क्वेश्चन सिंपल टीआईआर का नहीं आने वाला, वो प्रिज्म का आएगा, याद रखना प्रिज्म का एक क्वेश्चन पक्का है टीआईआर के कंसेप्ट पे, समझ में आया, समझ में आया, ये क्वेश्चन जरूर आएगा प्रिज्म का टीआईआर बेस्ड पे, ठीक है, ओके, क्योंकि सैंपल पेपर में भी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। आगे अब इसकी एप्लीकेशन देखो, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कम्युनिकेशन में देखो, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए पहले जो सिग्नल थे, पहले ये देखो, पहले जो इलेक्ट्रिकल जो मतलब जो इंटरनेट केबल थी वो थ्रू वायर जाती थी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर स्लो, इलेक्ट्रिसिटी मींस नॉट द स्पीड ऑफ लाइट। तो आइडिया आया क्यों ना हम लाइट से की स्पीड से सिग्नल भेजें, ठीक है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन बनाई, इसके लिए केबल बनाई जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर देखने से, अंदर देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर को देखने से देखो ऐसी तार है, आपने देखा होगा कि सड़क किनारे कई बार आपने देखा होगा कि एक बॉक्स से को लेके इनको जोड़ते रहते हैं हीटिंग से, है ना, ये कई बार टूट जाते हैं, तो इनको जोड़ते रहते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसकी वजह से इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है, 5G 4G इसी की वजह से है, ठीक है बेटा। तो ये कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं जरा, देखो इसमें 3 पोर्शन होते हैं, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा कोर, क्या होता है बेटा, ये हमारा अंदर वाला पोर्शन जो सबसे अंदर होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्लैडिंग। और सबसे बाहर तो कवर होता है रबड़ का, ये जो बाहर का कवर है, ठीक है, ये रहा ना, ये रबड़ का कवर है जो इसके ऊपर, इसको बोलते हैं हम बफर कोटिंग, क्या बोलते हैं इसको बेटा, बफर कोटिंग। याद रखना कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, वो होता है बेटा 1.52, 1.52, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47, यानी म्यू1 है, और म्यू1 की वैल्यू क्या होगी हमारी बेटा, ये म्यू2 है या म्यू1 आएगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, तो म्यू2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन म्यू1 होगी, ठीक। अब देखो सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, ये देखो जब यहां से एक सिग्नल पास करेंगे हम, तो यहां क्या होगा, ये सिग्नल यहां पे जाएगा, इसके ऊपर क्या है, देखो इसके ऊपर क्या है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी टीआईआर के लिए, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर जा रहा है, हाँ इसका ये ज्यादा डेंसर है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये रेयर है, तो अब क्या होगा, टीआईआर होगा, और हम लाइट को जो कराएंगे यहाँ पे वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से कराएंगे, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से लाइट क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो हर बार ऐसा ही होगा अंदर कोर के अंदर, समझ गए, और लाइट की जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगे, क्लियर है बेटा, ओके। तो ये रीजन है ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल पास होते हैं इसमें। ये एग्जांपल आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर कैसे, टॉयज देखे हैं ना आपने, है ना, ये सभी ने देखा होगा। इसमें आप देखो जो लाइट है, लाइट किस लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर एक वायर के अंदर, और लाइट यहां से पास हो रही है, ठीक है, यहां से बाहर निकल रही है, तो ये टीआईआर बेस्ड केबल्स होती हैं, ठीक बेटा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एप्लीकेशन है इसकी, मिराज। मिराज क्या होती है, देखो जरा, एक्चुअली क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर मान लो जो हिरन है, ठीक है, ये मजनू भाई जैसा हिरन बन जाए,
ना बन जाए कभी। ठीक है, भाई हंसना मत, ठीक है, अब जल्दी जल्दी में बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ हिरन है, ठीक है, ओके। ये एक रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि मान लो जो एयर है, यहां से जो एयर होती है, ये तो बेटा हॉट एयर होती है, गर्म होती है, रेत के साथ होती है। और ये क्या होती है, कोल्ड एयर होती है। ऊपर क्या होती है बेटा, कोल्ड एयर। ठीक है, ओके। धीरे धीरे क्या होगा, हॉट एयर ऊपर चली जाएगी, कोल्ड एयर क्योंकि भारी होती है, कोल्ड एयर हैवी होती है। ठीक है, हैवी है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो गया, इसका म्यू1 हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, ये हॉट एयर ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्या होता है कि जब जो जो क्या होता है कि हाँ, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। कैसे, लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से रेयर आ रही है, हाँ आ रही है। तो लाइट कभी जब डेंसर से रेयर आएगी और उसका एंगल क्या होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो लाइट क्या हो गई, यहां से वापस TIR हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका TIR हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, जो हिरन है रेगिस्तान में, उसको दिखाई देगी ये सिर्फ वेव, उसको ये दिखाई देगा, उसको लगेगा कि ये पानी है। कहां दिखाई देगा, उसको यहां दिखाई देगा, क्योंकि लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यहां से आ रही है ना उसकी आंखों में, तो उसकी आंखों में ये आ रहा है, तो उसको लगेगा कि ये जो ऐसे फ्लो कर रहा है। आपने गर्मियों में देखा भी होगा, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि जैसे सड़क पे पानी पड़ा हुआ है या तेल पड़ा हुआ है। ठीक है, आप पास जाते हो तो गायब। ठीक है, तो ऐसे हिरन को लगता है कि पानी है यहाँ पे, तो बेचारा भाग के जाता है वो, फिर वहां कुछ नहीं मिलता, फिर थोड़ी दूर दिखता है, फिर मिराज बनता है, फिर थोड़ी दूर भाग के जाता है तो कहीं कुछ नहीं मिलता, बेचारा ऐसे भागते भागते ही मर जाता है। ठीक है, तो जो मनुष्य की जो इच्छाएं वो भी ऐसी ही हैं, मिराज की तरह ही है। मिराज को बोलते हैं हिंदी में मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं बेटा, मृग तृष्णा। जैसे मृग की प्यास है, मनुष्य की इच्छाएं भी मृग की प्यास की तरह है, मृग तृष्णा की तरह, कभी शांत नहीं होती। समझ के, ओके। नेक्स्ट, थोड़ी देर के लिए बाबा बन गया। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेसेस। देखो, दो तरह की सरफेसेस होती है, कॉन्वेक्स कॉन्केव। एक प्लेन भी होती है, ठीक है, बट हमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव की तरह, कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अब दो तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा सरफेस के यहां से लेके जाती है, इसको बोलते हैं पोल। ये हमेशा क्या होती है, यू होती है बेटा। जहां रिफ्लेक्शन होता है इसका, वहां इमेज बनती है, उसको बोलते हैं वी। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, इसका रेडियस, अगर ये पूरा सरफेस होता तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होता है, इसका सेंटर यहां होता, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता। ठीक है बेटा, तो जब भी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर हो, क्या हो, रेयर से डेंसर, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, रेयर में, और इमेज कहां बन रही है उसकी, डेंसर, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। नो नीड टू ड्राइव द डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इसको डिवाइडिंग बाय म्यू1 कर दें, डिवाइडिंग बाय म्यू1, म्यू1 से डिवाइड करो, और म्यू2 बाय म्यू1 याद रखना क्या होता है, अभी बताया था, बताओ, म्यू। यस, इसको म्यू1 से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई यू। इसको म्यू1 से डिवाइड करोगे तो म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा, तो म्यू2 बाई म्यू1 क्या होता है बेटा, म्यू, म्यू बाई वी। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, म्यू, इसको डिवाइड करोगे 1 और इसको आर, तो फॉर्मूला बेटा ये बनेगा। तो रेयर से डेंसर जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर में, और इमेज कहां बन रही है, डेंसर में, तो फॉर्मूला ये होगा। और उल्टा, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, कोई भी लेंस ले, कॉन्केव सरफेस ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। समझ के, कॉन्वेक्स ले लो, कॉन्केव ले लो। ठीक है, तो डेंसर से रेयर हो रहा हो, अगर मान लो डेंसर से रेयर हो, कॉन्वेक्स ले लो, देखो इसमें तो ही पे आ जाएगा। ठीक है, डेंसर टू रेयर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा, उल्टा कर दो बस, म्यू1 और म्यू2 को एक्सचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा म्यू2 बाय वी, म्यू2 बाय यू। बस तुम्हें म्यू1 और म्यू2 को एक्सचेंज करना है बेटा, तो म्यू2 बाय यू, और क्या आएगा, प्लस म्यू1 बाय वी इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में आर। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये आएगा हमारे पास। समझ के, ओके। और क्या, अगर इसमें देखें, म्यू1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, म्यू बाय वी प्लस 1 बाय वी, क्या बचेगा, 1 माइनस म्यू बाय आर। ठीक है, तो ये चाहे तो ये फॉर्मूला। क्लियर बेटा, क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक।
यस, अ मार्क प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज अ व्यूड, इक्वेशन है यहाँ पे, ग्लास फ्रॉम अ पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट डायरेक्टली अपोजिट टू एट 10 सेंटीमीटर। देखो एक ग्लास है मान लो, और यहाँ पे इसका म्यू कितना है बेटा 1.5, उसका डायमीटर कितना डायमीटर दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखा जाता है, और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका पॉइंट है क्या, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये कहां पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अच्छा, इसका डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, डायमीटर तो इसका कितना है, डायमीटर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा, क्यों, यहां पे डॉट हमारा, जहां डॉट होता है वहां पे हम पोल कंसीडर करते हैं, तो आर हो जाएगा, याद रखना -5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जो सरफेस है वो क्या हमारे 5 सेंटीमीटर पे। अब ये कह रहा है ग्लास से एक डॉट को देखा जाता है जो कहां पे रखी हुई है 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, मतलब हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं इसको, जो कहां पे रखी हुई, यहां पे रखी हुई है, तो u की वैल्यू कितनी होगी -10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहां से देख रहे हैं हम, और यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, यहां से डॉट है हमारे पास। ठीक है, तो उसकी v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो इसको देखते हैं हम, v की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, ये रेयर से डेंसर है, डेंसर टू रेयर है, कहां डॉट दिख रहा है, डॉट यहां है ना, तो रिफ्लेक्शन लाइट कहां जाना चाह रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाह रही है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो डेंसर से रेयर का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसर से रेयर का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाय u प्लस μ1 बाय v इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, यही होगा बेटा। चलो सॉल्व करो इसको, μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 की वैल्यू 1.5 है, अपॉन u कितना है बेटा, u 10 सेंटीमीटर -10, ओके, प्लस μ1 की वैल्यू, μ1 की वैल्यू 1 है, एयर है, क्यों, क्योंकि यहाँ एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय v कितना है, v तो निकालना है, μ1 कितना है 1, माइनस μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5, अपॉन में r कितना है बेटा, r -5। ठीक है, तो सॉल्व करो, माइनस से माइनस, ये कितना आएगा 0.15 प्लस 1 बाई वी। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 में से 0.5 गया, अपॉन में कितना आएगा 5, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया बेटा 0.1 आया। ठीक है, ओके, तो v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू कितनी होगी बताओ, इसको डिवाइड करोगे ना 5 से, तो 0.1 आएगा, यस, तो 1 बाई वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 माइनस 0.15। ओके, ये कितना आएगा माइनस कितना आएगा 0.05, ये 1 बाई वी है, v कितना आ जाएगा उल्टा कर दो, तो v कितना आएगा बेटा 1 बाय, उल्टा कर लो, तो 1 बाय, मतलब ये 5/100 है ना माइनस का, तो उल्टा हो जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/5, यानी -20 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा हमारी -20 सेंटीमीटर पे, क्लियर है, -27 उल्टा यहां पे बनेगी आगे, क्लियर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंस मेकर्स फॉर्मूला एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और इसके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं बेटा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला करते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है आप किसी से भी प्रूव कर सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस से प्रूव कर रहा हूं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस है इनफैक्ट ये। ठीक है, तो जहां डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो यहां पहली बार रिफ्रैक्शन होगा, इसको मैं P1 बोल देता हूं, और इसको क्या बोल देता हूं P2। इसका सेंटर कहां बनेगा बेटा, अगर मान लो मैं इसको पूरा सर्कल बनाता, ठीक है, तो यहां इसका सेंटर होता कहीं, यहां C1 है ना, ऐसे ही इसका दूसरे का कहीं सेंटर बनाता, तो यहां इसका कहीं सेंटर होता C2। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया C1 नहीं C2, दूसरे का सेंटर ना C2, और इसका सेंटर क्या हो गया हमारे पास C1। ठीक है, तो P से C2 ये हो जाएगा हमारा R2, और यहां से P1 से C1 हो जाएगा हमारे पास R1। क्लियर है बेटा, ओके। अब ये हमारे पास इसका ये सेंटर हो गया, क्लियर है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर O। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, क्लियर है बेटा, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। इस ऑब्जेक्ट को देखो, जब यहां रिफ्रैक्शन होगा, तो पहली बार रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, रेयर मीडियम में, और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, डेंसर मीडियम में। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाली रे है ही नहीं यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये रे अगर यहाँ दूसरा सरफेस नहीं होती तो रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं यहाँ जाती, इसको से I1 बोल देते हैं हम, ठीक है। अभी हमने माना कि वहां कोई सरफेस है ही नहीं, तो इमेज कहां बन रही है हमारी, V1 पे। इस डिस्टेंस को क्या बोल देता हूं मैं, V1 बोल देता हूं। ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हो उसको मैं U बोल देता हूं, ठीक है, ओके। तो जब रिफ्रैक्शन, व्हेन रिफ्रैक्शन अकर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है बेटा, रेयर से डेंसर हो रहा है, तो रेयर से डेंसर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेयर से डेंसर में फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, μ1 बाई यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल टू क्या होता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर। बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, पीछे जो कराया था। तो रेयर से डेंसर में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो ये होता है फॉर्मूला। हियर u कितना है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, u ही है। v इमेज कहां बन रही है उसकी, v1 पे, देखो ना इमेज में बन रही है कहां पे, v1 पे, इमेज डिस्टेंस। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1, क्योंकि पहली सरफेस से हो रहा है रिफ्लेक्शन, रखो इसमें, तो μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा, u प्लस μ2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, v1 इक्वल टू क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है ना। अच्छा, बट ये ध्यान रखना क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और सरफेस है, और एक और सरफेस है तो रिफ्लेक्शन यहाँ दोबारा होगा, ये रे वहां नहीं होगी, ये तो तब होती है ना जब ये होता है नहीं, तो यहाँ पे है, ठीक है बेटा। एक्चुअली में एक इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन गई, यहाँ बन गई हमारे पास फाइनल इमेज, ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अकर डेंसर टू रेयर, कैसे, देखो अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम में, तो डेंसर से रेयर का फॉर्मूला क्या है, याद है तुम्हें, बस एक्सचेंज करना है μ1 और μ2 को, तो यहां आ जाएगा μ2 बाय u प्लस μ1 बाय v इक्वल टू क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ये आएगा बेटा। हियर u कितना है, अब सबसे मजेदार चीज यही है, u कहां है, देखो रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है। रिफ्रैक्शन ये वाली रे कब अस्तित्व में आई, कब एग्जिस्टेंस में आई, जब ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन यहां से आ रही थी, डॉटेड लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, डॉटेड लाइन तो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट बेटा इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये लाइन नहीं होती, डॉटेड लाइन नहीं होती तो ये लाइन बनती नहीं, तो इसका मतलब u की वैल्यू होगी v1। क्लियर है, ओके। फाइनल इमेज कहां बन रही है, v पे बन रही है, r की वैल्यू क्या लोगे, r2, समझ के, v तो v ही है, फाइनल इमेज v हो गई, तो यहां पे रखो, तो μ2 बाई कितना हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है, v1 प्लस μ1 अपॉन में v, ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा, r2। क्लियर है, ठीक है, और इक्वेशन 2 कर दो। अब क्या करो, ऐड कर लो इनको, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लो बेटा, कहाँ है a1, पहले लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड दोनों की लेफ्ट साइड लिख लो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से ऐड करो, μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v1 प्लस इस वाले को ऐड करो, μ2 बाय v1 प्लस μ1 बाय v इक्वल टू, इसको ऐड करो राइट साइड, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, इसको ऐड करो माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2, ठीक है। अब इसमें से देखो जरा, ये कट गया, तो μ1 बाय u बचा, μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v इक्वल टू क्या बचा, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर है बेटा। एक काम करूं मैं, इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय μ1, डिवाइडिंग बाय μ1, μ1 से डिवाइड कर दो, μ1 को डिवाइड करने से बाद क्या मिलता है तुम्हें, देखो जरा, थोड़ा छोटा कर लो, थोड़ी जगह मिल जाएगी, हाँ, डिवाइडिंग बाय μ1 बोथ साइड, तो μ1 से डिवाइड करने पे ये क्या जाएगा, 1 बाई म्यू, ये क्या बचेगा, 1 बाई वी इक्वल टू μ2 बाई μ1, इसको भी तो डिवाइड करोगे सबको दोनों तरफ से, तो इसको डिवाइड करोगे μ2 बाई μ1 बचेगा, और μ2 बाई μ1 क्या होता है, म्यू होता है, और ये 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर है। अच्छा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 क्या आएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, लेंस फॉर्मूला
ये क्या होता है बेटा, लेंस फॉर्मूले से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई एफ। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ के। और वाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि जो लेंस बनाते हैं कि किस आदमी को कौन सी फोकल लेंथ का चश्मा चाहिए, है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। क्लियर है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना, कि कितना मोटा बनाना है उस लेंस को। तो मोटे उस लेंस में म्यू की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, फोकल अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस बन जाएंगे। क्लियर है बेटा, ठीक। नेक्स्ट, हाउ फोकल लेंथ विल चेंज, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 डिप्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। आप ये बताइए, बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, एक लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसको डिप कर दिया पानी के अंदर, क्या उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगी कम होगी? चलो देखते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर लेते हैं। देखो, वी नो दैट 1 बाय एफ, 1 बाय एफ क्या होता है बेटा, म्यू माइनस 1, 1 बाय आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, दोनों 5 फोकल लेंथ है, बाई फोकल लेंथ है, ये R1 हो जाएगा यहां से तक, नहीं R2, दूसरा सरफेस है ना P2 है, ये P1 है, तो ये C2 हो गया, तो ये R2 है। R2 बेटा याद रखना, R2 की वैल्यू होगी माइनस R, याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेफ्ट साइड की डिस्टेंस सारी नेगेटिव, ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ P1 है, यहाँ C1 होगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, C1 R1, R1 पॉजिटिव है, R1 की वैल्यू कितनी है, दोनों की फोकल लेंथ, दोनों की रेडियस कितनी है, R है। ओके, चलो, तो 1 बाई एफ इक्वल टू, अभी कहाँ रखा हुआ है, ये 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, और यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। ठीक है, तो 1 बाई म्यू, म्यू मतलब म्यू टू बाई म्यू 1 माइनस 1 और 1 अपॉन आर माइनस, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू प्लस आर और R2 की वैल्यू माइनस आर, तो कितना आएगा 1 अपॉन एफ, म्यू टू की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1 1 1 बाय आर, यानी 2 बाय आर आ जाएगा। 1.5 में से 1 गया तो कितना आएगा 0.5 इंटू 2 बाई आर, यानी 1 बाय एफ, तो 0.2 यानी 1 बाय आर, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, आर, समझ के। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डिप कर दिया पानी के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है। क्लियर है, अब इसमें दोबारा लगा दो, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आएगा, म्यू माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, रखो इसमें फॉर्मूला, 1 अपॉन म्यू, म्यू टू बाई म्यू 1 होता है म्यू बेटा, तो कितना आएगा म्यू टू 1.5 अपॉन 1.33। याद रखना, डेंसर मीडियम को हमेशा, डेंसर मीडियम को मेरे बच्चे हमेशा म्यू टू मानते हैं, और 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर वन 2 बाई आर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखो, तो कितना आएगा, इसको क्या करो बेटा, इसको डिवाइड करो, ये आएगा 1.12, ठीक है, मैंने डिवाइड किया है -1 इंटू कितना आएगा 2 बाई आर, यानी कितना आएगा 0.12, है ना, इंटू 2 बाई आर। क्लियर है बेटा, ये 1 बाई एफ आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.24, 1 अपॉन 0.24 डिवाइड बाय आर, और उल्टा करो, आर बाय डिवाइड बाय 0.24, डेफिनेटली इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100 बटा 24 इंटू आर, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 4 पॉइंट आर, यानी फोकल लेंथ क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई बेटा। ठीक है, पानी में डिप करने से फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज है, कई बार प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल देता है वो, तो प्लेनो कॉन्वेक्स याद रखना, जिस तरफ प्लेन है उसकी जो रेडियस है वो इंफिनिटी होती है ना, प्लेन की कोई रेडियस थोड़ी ना हो सकती है, तो हमेशा प्लेन का इंफिनिटी मानना। लेंस फॉर्मूला याद रखना बेटा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस, इससे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें m की वैल्यू क्या होगी, h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन, तो ये हो जाएगा बेटा h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, v बाई यू के। क्लियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर लेंस कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये 10th में आ गए थे हमारे पास। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ हम ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा। पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, डाइऑप्टर। डाइऑप्टर क्या होती है बेटा, डाइऑप्टर इसकी यूनिट होती है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं मैंने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी बहुत कम चांसेस है कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस इसमें एक दो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना। एक तो लेंस मिरर फॉर्मूला, क्या होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो होता है h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है। क्या होता है बेटा? -v/u। और एक और चीज याद रखना, f इक्वल टू इसमें r/2 होता है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का क्या होती है बेटा? हाफ होती है। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, तो ये r हो गई। और हमेशा कोई रे ऑफ लाइट कहाँ कन्वर्ट होती है? फोकस पे, तो ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये जो फोकल लेंथ होती है हमेशा रेडियस का हाफ होती है। क्लियर है? क्लियर। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव, अरे मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, यस मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ, कॉनकेव मिरर होता है जो वो होता है कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज करता है। क्लियर है बेटा? ओके। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट करते हैं हम। देखो मान लो एक रे ऑफ लाइट है, यस, एक रे ऑफ लाइट है, यहां से जा रही है, ठीक है। अब इसका कैसे पाथ होगा चेंज, ठीक है। देखो ये रे, अगर ये दोबारा से बनाते हैं थोड़ा मस्त, और यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, क्लियर है बेटा। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट तो सीधी चली जाती। कैसे जाती बताओ? लाइट ऐसे जाती, ऐसे जाती कि नहीं जाती? जाती, बिल्कुल जाती, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, इसका पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पाथ कुछ इस तरीके से जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पे, क्लियर। ये ऐसे जाएगी, ठीक। अच्छा, ये नॉर्मल हो गया, जहां लाइट टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। ये एंगल हो गया आई, और ये हो गया एंगल, ये पहली बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये R1 हो गया। क्लियर बेटा? ओके, ठीक। यस, ओके। अच्छा नेक्स्ट, अगर मान लो ये जब ये लाइट यहाँ पे निकलेगी, देखो ये लाइट बेटा यहाँ पे निकलेगी, तो लाइट अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म तो है और वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लाइट ऐसे निकल जाएगी बेटा। क्लियर है? ओके। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, और ये होता है ये R2, ठीक है। R1 R2 वैसे इक्वल होंगे कब? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये लाइट ऐसे आ रही थी और लाइट जा कैसे रही है? अल्टीमेटली लाइट हमें यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से देखूंगा लाइट को ऐसे, तो मुझे तो लगेगा लाइट वहां से आ रही है। समझ में आ रहा? नहीं तो मेरे लिए तो लाइट वहां से आ रही है, तो इसका मतलब लाइट को अगर मैं यहाँ से देखूं, इसका ओरिजिनल पाथ, मुझे तो लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है। तो लाइट देखो यहाँ जा रही थी, अगर शुरू की बात करें तो लाइट यहाँ जा रही थी, लेकिन वहां जा रही है। शुरू में अगर प्रिज्म नहीं होता लाइट यहां जाती, लेकिन यहां पे जा रही है अब अल्टीमेटली, तो इसका मतलब लाइट यहां से यहां चली गई, तो इतना डेविएट हुई। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, व्हाट इज दिस? ये आई है, ये R1 है, तो ये एंगल डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल हो गए, तो इसका मतलब ये वाली हो जाएगी I माइनस R1। अच्छा, ये वाला एंगल ये ऐसे E माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको A B और C बोल देता हूं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म A हो गया इसका, ठीक है बेटा। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं हम रिलेशन बिटवीन आई ई R1 R2, ठीक है, और डेल का रिलेशन, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है, ठीक ठीक बेटा। सुनो, सबसे पहले इसको देखो, इसको मैं बोल देता हूं ये है, इसको मान लो P, इसको Q और इसको R बोल देता हूं, ठीक है बेटा। तो इसको ट्राइंगल को इन ट्राइंगल PQR, सो PQR में देखो जरा, PQR में अगर आपको पता है तो एक थ्योरम होती है ट्रायंगल की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब डेल किसके इक्वल होगा? डेल होगा अंदर के एंगल कौन से हैं? दो, I प्लस I माइनस R1 है ना, और ये किसके इक्वल होगा? प्लस E माइनस R2 है ना। तो यहां से डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा? I प्लस E माइनस को मान लो R1 प्लस R2, ठीक है बेटा। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा,
अब इन ट्राइंगल इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर में देखो, ए ऊपर कौन सा एंगल है, ए है, ये तो प्रिज्म एंगल हो गया है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये एंगल है। अच्छा ये एंगल कितना है, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल पूरा, ये बताएगा कोई मुझे। देखो बेटा ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, कितना है, ये 90 है, इस पे 90 है ना, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला 90 है, बट मुझे 90 नहीं चाहिए। देखो ये 90 है, ये भी 90 है, मुझे तो ये चाहिए बेटा, कौन सा, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो ये देखो ये पूरा 90 है, यहाँ से 90 में से अगर मैं R1 निकाल दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला, यस, तो ये 90 माइनस R1 हो जाएगा। हमें कौन सा ट्राइंगल देखना है, फिर देख लो बच्चों, हमें ये देखना है ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमें यही वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा I माइनस 90 माइनस R1, ऐसे ही देखो। अब ये वाला ट्राई, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये 90 माइनस R2 हो जाएगा, 90 माइनस R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, सारे एंगल का सम कितना होगा 180, 90 90 90 180 गया, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ R1 प्लस R2, इक्वेशन 2, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। सो डेल की वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चों, डेल इक्वल टू I प्लस E, R1 प्लस R2 कितना होगा A, यानी हम ये लिख सकते हैं डेल प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा I प्लस E, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड ये इंसिडेंट एंगल और ये एमर्जेंट एंगल, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा ओके ओके ठीक है, ठीक। हाँ देखो अब ये ध्यान रखना बेटा, एक और फॉर्मूला होता है इसके अंदर जिसको हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, वो किसका इक्वल होता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और अपॉन में साइन ए बाई 2, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म फॉर्मूला। डेरिवेशन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है। अब एक और चीज निकालते हैं हम, ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, इसको मैं छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर, थिन प्रिज्म के अंदर इसका मतलब क्या होगा बेटा, हमने क्या लिखा था, देखो ए तो पता ही हमें R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। डेल को हम बोलते हैं हम, हाँ ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये मिनिमम डेविएशन है हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ जरा मुझे, थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है, देखो साइन आई अपॉन में म्यू इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन में साइन R1। यहाँ पे देखो पहली बार जब लाइट ऐसे जा रही है तो स्नेल्स लॉ लगा दो, लाइट किस तरफ जा रही है, इसको ऐसे लगाओ 1 म्यू 2, लाइट कहां से कहां तक जा रही है, पहली बार 1 से 2 पे जा रही है डेंसर में, उसको क्या लिखेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1, और ये किसके इक्वल होगा साइन आई अपॉन में, पहली बार रिफ्लेक्शन क्या होगा साइन आई 1 हो जाएगा, R1 बेटा R1, ठीक है। अगर एंगल स्मॉल है, जो कि हमने थिन प्रिज्म माना है, थिन प्रिज्म बोलते हैं जिसमें एंगल की वैल्यू लेस देन 6 डिग्री हो, लेस देन या इक्वल टू 6 डिग्री, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो बेटा, लेस देन और इक्वल टू 6 डिग्री हो, उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो I अपॉन R1 हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा ये म्यू 2 बाई म्यू 1 तो बेटा म्यू होता है, तो I अपॉन R1 क्या हो जाएगा म्यू, तो यहां से I की वैल्यू निकालो, I की वैल्यू हो जाएगी म्यू R1, कितनी हो जाएगी म्यू R1। सिमिलरली ऐसे बाहर निकलते टाइम जब डेंसर से होगा 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन R1 अपॉन में साइन E, ठीक है। एंगल स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं R1 अपॉन में E, और 1 म्यू 2 क्या हुआ, 2 म्यू 1 का मतलब क्या हुआ बेटा म्यू 1 बाई म्यू 2, और म्यू 1 बाई म्यू 2 क्या होता है हमारा म्यू 2 बाय म्यू 1 बाई म्यू 2 होता है हमारे पास कितना बेटा 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R1 अपॉन में E, यानी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी म्यू R2, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको कहां रख दो, इसको यहां पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा R E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो सो डेल यहाँ पे रखो, सो हमें पता है वी नो दैट डेल इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल इक्वल टू होता है I प्लस ई की वैल्यू डाल दो, I की वैल्यू कितनी बच्चा म्यू R1, और ये आएगी म्यू R2 E की,
माइनस क्या आएगा R1 प्लस R2। अच्छा R1 प्लस R2 क्या होता है, वो तो A होता है। यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, म्यू, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ क्या जाएगा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना होता है हमारा A, तो इसका मतलब म्यू A माइनस A, इसमें से म्यू कॉमन ले लो, वो A कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू A। तो ये डेल का फॉर्मूला आ गया। ये थिन प्रिज्म के लिए लगेगा बस, जिसमें एंगल क्या होगा बेटा, लेस देन कितना होगा हमारा 1 डिग्री के, वो 6 डिग्री से इक्वल होगा या उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, ये हमारा ये थिन प्रिज्म के लिए है। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आए तो सीधा ही लगा देना। नेक्स्ट, अभी क्या है रहा है हमारा, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं। वन फेसिस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंगल 75 डिग्री इज कवर्ड ऑफ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 3√2 4, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द क्लियर फेस। देखो एक प्रिज्म है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के इस तरफ क्या हुआ, एक लिक्विड भरा हुआ है, समझ के, एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, म्यू इक्वल टू 3√2/4 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का 1.5, ओके, और एंगल इन फेस ऑफ प्रिज्म, इसका एंगल कितना दे रखा है बेटा 75 डिग्री। प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है 75 डिग्री दे रखा है। अब यहां से एक लाइट गई, वो कह रहा है कि एक लाइट यहां गई, समझ के, ओके, कह रहा है कि वो मिनिमम एंगल क्या होगा, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहां देखो, यहां लाइट गई, ये नॉर्मल डाला, ये हो गया आई। अब लाइट क्या होगा, जानी चाहिए ऐसे, लेकिन जा रही है ऐसे लाइट यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे ये हो गया, मान लो इसको मैं R1 बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ R2, है ना। वो कह रहा है कि यहाँ पे लाइट बाहर ना जाए इस फेज से, यहाँ पे हो जाए इसका TIR, क्या हो जाए TIR। तो मैं किस एंगल पे यहां से छोड़ू लाइट कि वहां TIR हो जाए, क्लियर है बेटा, वहां पे क्या हो जाए बेटा TIR हो जाए, क्लियर है, ओके। मुझे ये निकालना है, पहले तो मैं यहां निकालूंगा TIR की कंडीशन। TIR की कंडीशन क्या होती है ये बताओ, कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होना चाहिए, कम से कम क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ TIR होगा, है ना। बोलो ये एंगल क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल कौन सा भाई, इसके लिए फिलहाल तो इंसिडेंट एंगल ये है, वो पहले ये मांग रहा है वैसे तो, ठीक है, पर अब यहां देखते हैं, इसके लिए इंसिडेंट एंगल ये है हमारे पास, ठीक है, करो इसको, तो क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, कंडीशन लगा दो, म्यूजिकल टू क्या होता है बेटा 1/sin c, ठीक है, और म्यू क्या होता है बेटा μ2/μ1 इक्वल टू क्या आएगा 1/sin c। c यही तो है हमारे पास, R2 है जो c के बराबर, ठीक है, तो μ2 कितना है बेटा, म्यू कितना है बच्चा, यहां से साइन सी निकालना है हमें, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्या हो जाएगा μ1/μ2, और μ1 की वैल्यू देखो, ये डेंसर है ये रेयर है, तभी तो TIR होगा, तो डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तो μ1 कितना है बेटा 3√2/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, इसको काटो जरा, ये कितना आएगा 3√2/4, 1.5 का मतलब 15/10, इसको काटो 5 से, ये कितने पे कटेगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, यानी कितना बचा 2√2/2 और अच्छा √2, इसको 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2, एक कट गया तो 1/√2, और 1/√2 कहां होता है sin c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, 45 पे तो होता है हमारे पास 1/√2 की वैल्यू, क्लियर है बेटा। तो अब देखो, अब हमें पता चल गया कि ये कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये 45 डिग्री होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता, ओके, तो यार 45 हो गया, चलो R2 मिल गया हमें, R1 कितना होगा पहले अब ये निकाल लो, हमें पता है A इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, R1 की A कितना है 75, R1 चाहिए, R2 कितना है हमारे पास, R2 जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 45, तो यानी R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको उधर पहुंचा दो 30 डिग्री, अब ये भी पता चल गया 30 डिग्री। याद रखना प्रिज्म के अंदर ये 4 एंगल, एक ये और ये, समझ गए, ये सारे पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ओके।
ये तो पता ही है ना, मैं R2 ये इमरजेंट एंगल कितना है 90 डिग्री, तभी तो TIR हो रहा है। अब ये निकल गया, अब बाकी ये रह गया, बस करते हैं, ये स्नेल्स लॉ से निकल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन में साइन R1, है ना। म्यू कितना है, μ2/μ1, है ना। यहां से एयर है, ये ध्यान रखना, इधर एयर है बेटा, तो साइन आई अपॉन में साइन R1, ठीक है। अच्छा μ2 कितना है 1.5 अपॉन 1 इक्वल टू साइन आई, यही तो निकालना है, अपॉन में साइन R1 कितना है, साइन R1 मतलब 30, यस साइन 30, साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, यस। तो 1.5 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन आई अपॉन में 1, तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा 1.5 अपॉन में 2, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू साइन इनवर्स, आई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1.5/2 यानी 0.5, साइन इनवर्स 0.752, ठीक है। बस इतना छोड़ देना, क्लियर है बेटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू, ये वाली, यही पूछ रहा है, ठीक, ओके। नेक्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखो एक्चुअली में सिंपल माइक्रोस्कोप को हम देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप से वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपको ध्यान रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या है बेटा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जो ज्योतिष वगैरह होते हैं ना, जो हाथ को दिखते हैं ऐसे, आपने सबने देखा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस से ही को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा कि ऑब्जेक्ट को देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, यहां पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है उसकी, वर्चुअल। ये वो वाली पोजीशन है जहां पे इमेज कैसी बनती है, हमारी वर्चुअल बनती है। तो यहां से यहां पे देख लो, एक लाइन यहां जाएगी और यहां पे वर्चुअल बनेगी, तो इमेज यहां बनेगी बेटा, ठीक है। इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन आएगा नहीं, डेरिवेशन आएगा कंपाउंड का और एस्ट्रो का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बस मैग्नीफाइंग पावर याद रखना, ये वाली 1 + d/f, 1 + d/f, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है इसकी, 1 + d/f। डी क्या है, जहां इमेज बन रही है, डी है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा, ओके। लेफ्ट साइड में इसलिए -25 ले रहे हैं हम, क्लियर बेटा, ओके। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहां से आएगा, इसका डेरिवेशन आ सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना बेटा, अच्छे से कराऊंगा, ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा होगा, जो आप सेल वगैरह, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्होंने सभी ने देखा होगा, जो बायो वाली मैम तुम्हें दिखाती है, जो जिससे तुम सेल वगैरह देखते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है बेटा आईपीस, ठीक है। तो दो लेंस कौन से होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, और आईपीस क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। आईपीस क्या होता है हमारा, बड़ा होता है, समझ के। अब इसका डायग्राम बनाते हैं मस्त सा। देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारा क्या है, आईपीस, ये क्या हमारा आईपीस, ठीक है। तो यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो यहां से इमेज गई, ये हो गई हमारी A' B', या इमेज बन गई, क्लियर है बेटा, ओके। अब देखो ये इमेज बन गई। अब ये जो है, ये जो इमेज है, ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके सामने रखी हुई है, और इसका फोकस मान लो, इसका फोकस F यहां तक है, तो इसका मतलब ये सेंटर, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है। तो इसके सेंटर और फोकस के बीच में, और फोकस और सेंटर के बीच में इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल। ये क्या होगी, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पे, इस लाइन को देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है, इन लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को भी आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। ये तीनों लाइन जहां मिलेंगी, ये तीनों लाइन जहां मिलेंगी वह इमेज बनेगी, क्लियर है बेटा, ये इमेज बन गई।
ठीक है, यहाँ इमेज बन गई, तो इसको बोल देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है बेटा? ओके, ये एंगल हो गया बेटा, ये एंगल हो गया हमारे पास बीटा। अल्फा कहाँ है? एक एंगल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखो ये ऑब्जेक्ट ए बी है और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं A1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको? A1। तो ये वाली इमेज क्या होगी हमारी? ये वाला एंगल हो गया अल्फा। क्यों? ये क्यों माना सर? ये इसलिए माना ताकि मैं यहां से देख सकूं, यहाँ मेरी मान लो आई है, तो मैं देख सकूं यार इतना बड़ा इमेज है और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक ही रेफरेंस पॉइंट पे इतनी बड़ा ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी इमेज। ठीक है, ओके। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। ओके, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यू ओ, ओ है ना बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वी ओ, ये क्या होगी? यू ई, है ना, है ना। ई मतलब आई लेंस के लिए, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। क्लियर है बेटा? ओके। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर देखो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। और अगर एंगल स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ओके, अब इन ट्राइंगल बेटा A1, बीटा कहां बना हुआ है? हीरा इन ट्राइंगल, इसमें क्या बना हुआ हमारे पास? A1, हाँ देखो ए, हाँ ए डबल डैश आ गया, ए डबल डैश tan बीटा। देखो इन ट्राइंगल कौन सा? ए डबल डैश बी डबल डैश C2 tan बीटा। tan बीटा क्या होता है बताओ? देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, तो ए डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश C2, बेस ही हो जाएगा ये वाला, ये परपेंडिकुलर। tan अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा? कौन सा ट्राइंगल? अल्फा, अल्फा किसमें बना है? ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? A1 बी डबल डैश C1 C2, तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस, यानी परपेंडिकुलर, यानी A1 ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब A1 बी डबल डैश अपॉन C बी डबल डैश C2। अच्छा A1 बी डबल डैश कितना है? जितना ए बी है, हाँ ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में बी डबल डैश C2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट करो, इसको 2 करो, इसको थर्ड करो, तो पुट कर दो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो रखो इसमें, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा tan बीटा बाय tan अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश C2, डिवाइड करो ए बी अपॉन में बी डबल डैश C2, तो इससे बी डबल डैश इससे कट जाएगा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है बेटा, ये आया। क्लियर क्लियर क्लियर? अच्छा, तो याद रहे ये आएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या करूं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? भाई हमारे पास थोड़ा छोटा चलेगा, छोटा थोड़ा सा, यस। अच्छा मैं इसको अगर यार ए डबल डैश बी डबल डैश, अगर मैं इसको ए बी से मल्टीप्लाई करूं, ए बी से डिवाइड करूं, तो उससे क्या होगा सर? उससे एक फॉर्मूला बनेगा, इस ए बी को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई, ए डैश बी डैश से डिवाइड, और क्या करोगे फिर? मैंने मल्टीप्लाई किया अलग से। ठीक है, तो इसको ना क्या करो, इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर लो, इनको इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या आएगा? ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई ए डबल डैश ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। अच्छा ये क्या है? दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसे? साइज ऑफ इमेज, ये रहा ना साइज ऑफ इमेज, और किसने बनाया है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या हुआ? ये क्या है? ये तो यार ऑब्जेक्ट है, नहीं ये तो इमेज है। अरे ये इसके लिए इमेज है ना, इस लेंस के लिए, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, और तो इमेज कितनी बन रही है? ये बन रही है। तो ये किसने बनाया? एम ई, यानी टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ बेटा हमारा? मैग्नीफाइंग पावर एम ओ इंटू एम ई, एम ओ इंटू एम ई। समझ में आया बेटा? एम ओ इंटू एम ई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हम कॉन्वेक्स लेंस में दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस क्यों यूज करते हैं, एक ही क्यों ना करते? बेटा मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है जितने लेंसेज को हम ज्यादा ही लेते हैं।
तो ज्यादा लेंस लेने से क्या होगा, देखो मान लो अगर एक लेंस मैंने 2 मेगापिक्सल का ले लिया जो 2x का जूम देता है और दूसरा 5x का, तो दोनों मिलके 2 + 5 नहीं 2 × 5 देंगे, यानी 10x का जूम देंगे। आप देख रहे हैं कि आजकल जो मोबाइल फोन है उसमें जो कैमरे हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मैग्निफिकेशन वो कंबाइन होता है, मल्टीप्लाई होता है, ना कि ऐड होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होती है दो लेंस के, तो ज्यादा लेंस यूज करेंगे तो ज्यादा मैग्नीफाइंग करेगा। क्लियर है बेटा? तो m = m0 × me। फिर 10-12 लेंस यूज कर लेते हैं सर, उससे और ज्यादा मैग्नीफाइंग, उससे तो हमें इलेक्ट्रॉन भी दिख जाएगा बेटा, फिर इमेज ब्लर होती चली जाएगी। जितने मिरर से लाइट पास होकर जाएगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेता है ना कुछ लाइट को लेंस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इसके इक्वल हो जाएगा। बट MO कितना होता है? M होता है बेटा V/U। अब V देखो, VA हो गया, और U कितना है? -U लेफ्ट साइड में, ठीक है। अच्छा, और ME अभी बताया था ना हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में, टोटल मैग्निफिकेशन 1 + D/FE। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन होता है, तो इसमें यही लेंस यूज करेंगे क्योंकि फाइनल इमेज ये बन रही है हमारे पास, तो 1 + D/FE कर दूंगा बस मैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी? टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी मल्टीप्लाई करके VO - UO 1 + D/FE। सर माइनस आ गया मैग्निफिकेशन, बेटा जी माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि इमेज जो हमारी वो इसके करस्पॉन्डिंग में कैसी इन्वर्टेड है, इसलिए नेगेटिव साइन किस लिए आता है? ये बताने के लिए कि फाइनल इमेज कैसी होगी, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके केस में क्या होगी, वर्चुअल और इन्वर्टेड है, सॉरी वर्चुअल नहीं इन्वर्टेड है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, तो हम सिंपली फॉर्मूले में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 + D/FE। क्या होगा? 1 + D/FE, याद रखना बेटा, 1 + D/FE। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो इफ फाइनल इमेज formed at लेंथ ऑफ ट्यूब कर लेते पहले, सॉरी लेंथ ऑफ ट्यूब। ट्यूब की लेंथ क्या होगी? देखो ट्यूब की लेंथ होगी एक्चुअली में जो लेंस लगे हुए हैं कहां पे, इस एंड पे लगे हैं ट्यूब के और इस एंड पे लगे हुए हैं, तो इन दोनों लेंस की दूरी ही लेंथ ऑफ ट्यूब होगी। ये कितनी है भाई? ये कितना है डिस्टेंस? VO। ये कितना है? UE। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा? VO, और ये कितना हुआ? UE, ठीक है। तो कितना हुआ? लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी हमारे पास L = VO + UE। कितना आ जाएगा? VO + UE, ठीक है। अच्छा, इफ फाइनल इमेज formed at इंफिनिटी वाले केस को बोलते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं तो उसको फाइनल इमेज। तो उस केस में जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? L = कितनी बनेगी हमारे पास? हाँ, तब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? 1 + D क्या है बेटा? VO/UO। तो 1 हटा दो, क्यों? क्योंकि 1 जो D है वो बहुत दूर बन रही है फाइनल इमेज, तो 1 तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है ना, तो 1 को हटा दो तो D/FE आ जाएगा। ओके। और तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो जाएगी? देखो फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसका मतलब यहां से आ रही है इमेज, तो ये वाली जो डिस्टेंस है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब ये कहां रखा है? इसके लिए ये फोकस पे रखा है, इसको मैं FE बोलूंगा। ये तो VO हो गया हमारे पास, तो VO प्लस क्या आ जाएगा? UE आ जाएगा, ठीक है बेटा। VO + UE। क्लियर है बेटा? आगे क्वेश्चन क्या है ये हमारे पास? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन यहाँ आ गया क्या? ये क्वेश्चन करते हैं, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ इतना, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा? फोकल लेंथ किसका? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, यानी FO है 1 सेंटीमीटर, FE कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 1.2 है। UO कितना है हमारे पास? ऑब्जेक्ट इज प्लेस, अच्छा, एट डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू माइनस में आएगी, लेफ्ट में रखा हुआ है ना। और फाइनल नॉर्मल एडजस्टमेंट, याद रखना नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी। तो हमें पता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन गई, ठीक है। तो फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, वी ओ 1 को हटा दो, क्या आ जाएगा, डी बाई एफ ई। ठीक है, डी 25 हो गया। वी ओ दे रखा है, नहीं वी ओ निकाल लेंगे ना, बट कैसे, 1 बाई वी ओ लेंस फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला है ना जो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई आर, ये आप आई लेंस के लिए लगाओगे तो ई कर लिख देना सबके नीचे, ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे तो ओ लिख देना, यही की फॉर्मूला है बस। ठीक है, तो 1 बाई वी ओ निकाल रहे हैं यहाँ से, 1 बाई यू ओ कितना है बेटा, माइनस 1.25, यहाँ से माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि ये माइनस है ना। एफ ओ कितना है, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ ओ, हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा वी ओ कितना आ जाएगा बेटा, इसको उधर पहुंचा दो, प्लस माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 1.2। ठीक है, ओके ठीक है, एलसीएम ले लो, वी ओ लिख लिया, वी ओ आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो वी ओ सॉल्व करके यहाँ पे रख दो, वी ओ यू पता है, यू तो दे ही रखा है तुम्हारे पास पूरा, डी कितना है 25, डी 25 रखना, और एफ ही दे ही रखा है तुम्हारे पास। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या है, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तो ये रहा वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, यू ई नहीं आएगा, एफ ई यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, एफ ई, क्यों, क्योंकि ये एफ ई है ना बेटा, एफ ई तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी, इसके फोकस पे रहेगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी, तो ये वाला फॉर्मूला लग देगा, वी ओ प्लस एफ ई, क्या जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ ये तो सारा रखो, वी ओ कितना है बेटा, रखो वी ओ यहाँ से सॉल्व करो, यू दे रखा है, डी 25, एफ ई दे रखा है, एल कितना आ जाएगा, वी ओ प्लस एफ ई, बेटा इसको थोड़ा सा आप करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अब आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को क्या क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अब आएगा हमारे पास, इसके दो केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, तो ये क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें जो लेंस है हमारे पास, जो पहला लेंस है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये वाला लेंस छोटा होता है, क्लियर है। तो पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी में बन रही है, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बेटा, इंफिनिटी बन रही है। तो देखो जो सबसे पहले जो रेज आएंगी वो कहाँ आएंगी, वो स्टार से आती हैं भाई। टेलीस्कोप का क्या यूज है, टेलीस्कोप तो क्या ऑब्जेक्ट्स को, जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है उनको देखने के काम आता है, तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, फोकस पे, यहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी से आ रही है, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इमेज यहाँ बन गई, फोकस पे बनेगी, है ना, किसका फोकस, यहां से यहां तक का ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आई पीस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये एफ ई, अगर मैं इसको भी इस तरीके से एडजस्ट करूं कि इसका फोकल लेंथ भी यहीं पे हो, है ना, तो यहां दोनों का फोकस हो गया। इससे क्या होगा कि जो फाइनल इमेज है कहां बनेगी बेटा, फाइनल इमेज कहां बनेगी हमारी, फाइनल इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्लियर है। तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश हो गया, ये कितना हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया, ये क्या हो गया बीटा, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर देखो, तो m इजकल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, एंगल स्मॉल है तो हम इनको tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, सो अब tan बीटा रखो, tan बीटा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गया बेटा, A1 B डैश C2, तो tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो A1 B डैश अपॉन में B डैश C2, ऐसे ही ट्राइंगल A डैश B डैश C1, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर, यही A डैश B डैश और बेस B डैश C1, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखो, सो m इजकल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा की वैल्यू A डैश B डैश अपॉन B डैश C2 अपॉन में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश अपॉन B डैश C1, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा B डैश C1 अपॉन B डैश C2। ठीक है, B डैश C1 कितना है, B से C ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं F, और ये क्या हो जाएगा, ये Fe माइनस में। ठीक है, बट फॉर्मूले में देखो नेगेटिव साइन ये बताता है कि ना जो इमेज है कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, बट फॉर्मूले में हम ध्यान रखना हमेशा क्या लिखेंगे, FO बाय FE लिखेंगे,
क्या बात लिखेंगे, एफ ओ बाय एफ ई। याद रखना नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज कैसी होगी हमारी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिस्टिंक्ट रीजन पे अब थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इमेज तो हमारी इन्फिनिटी से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ यहाँ कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे, तो ये हमारा ए डैश बी डैश हो गया। हाँ, इसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं हम, इसको तो कहीं भी रख लें यही बनेगा, इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे ले आओ इधर। तो जो इसका फोकस था, जो पहले फोकस यहाँ था, वो जब इस लेंस को आगे लेगा वो तो यहाँ आ जाएगा, एफ ई कर दो, यहाँ से एफ ई हो जाएगा हमारे पास, है ना, है ना। अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यही तो होगी, दो लेंस की डिस्टेंस एल, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी, एफ ओ प्लस एफ ई। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यस, अब वापिस आते हैं हम। तो ये कितना हो गया, ये एफ ई है, बट ऑब्जेक्ट एफ फोकस में नहीं रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसको मैं बोल देता हूँ यू ई। ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ठीक है। ये अब ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप जैसा हो गया। कैसे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसका फोकस कहाँ है, ये रहा, है ना, इसका फोकस ये रहा। फोकस और सेंटर के बीच में तो इमेज कैसी बनेगी, देखो यहाँ पे इन रेज को आगे मिला दो, कहाँ मिलेगी इमेज हमारी, यहाँ जहां पे मिलेगी हमारी, ये हमारा डायग्राम। तो ये हो जाएगा ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा, यानी जो फाइनल इमेज हमारी क्या बनेगी, वो डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनेगी, डी पे। क्लियर है? तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, बीटा, ठीक है। अच्छा, इसके तो फोकस बन रही है, ये क्या होगी, फोकल लेंथ एफ ओ। तो एम इजकल टू क्या होता है हमेशा, एम इजकल टू वही बीटा बाय अल्फा, तो टेन बीटा बाय टेन अल्फा कर लो। टेन बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन बीटा वही परपेंडिकुलर ऑन बेस, मैं सीधे लिख रहा हूँ बेटा यहीं पे, ठीक है, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डैश C2, और क्या है टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये रहा ना अल्फा, अल्फा ये रहा एंगल, ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, ये है बेटा, सॉरी, ये वाला ये वाला ये वाला। तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1। तो ए डैश से ए डैश कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी डैश C1 अपॉन बी डैश C2। और बी डैश C1 कितना है, बी डैश C1, बी डैश C1 है FO, और बी डैश C2 माइनस यू ई, है ना, वही तो है, देखो देख लो आप आराम से, ये FO है बाय FE, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। अब तुम मैं वन बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू FO इंटू वन बाय यू ई, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, लेंस फॉर्मूले से हम पता है, वन बाय वी इक्वल टू वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, ई लगा दो बस, ई लेंस के लिए ये चाहिए, वन बाय यू ई इक्वल टू क्या आएगा, वन बाय एफ ई माइनस वन बाय वी ई, वन बाय वी कितना है, माइनस डी, तो वन बाय एफ ई माइनस डी लिखोगे तो प्लस डी हो जाएगा, इसमें से वन बाय एफ ई कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस, इसमें तो एफ ई नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एफ ई बाय डी आ जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा मल्टीप्लाई करो ना, यही बनेगा, तो रख दो इस वैल्यू को, तो क्या आएगा, एफ ओ इंटू उस वैल्यू को यहाँ पे रखो, वन बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बेटा, यस, मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है, क्लियर। ये हमारा क्या होगा, डिस्टिंक्ट रीजन वाला केस हो गया। ओके, एक क्वेश्चन है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर उसकी 10 है, ठीक है, और कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ कितना है, फॉर्मूले में याद रखना हमेशा नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, प्लस सिर्फ प्लस याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी बताओगे कोई, एल, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल, एल एफ ओ प्लस, यहाँ से आता है एफ हो गया, ये प्लस कितनी होगी यू ई, तो एफ ओ प्लस यू ई आ जाएगा इस केस में, तो एफ ओ बाय एफ ई हो गया हमारे पास, ठीक है। एफ ओ कितना है, नहीं पता, नहीं पता, दोनों के निकालने हैं, ठीक है। एल कितना दे रखा है, एल कितना दे रखा है 22,
एल कितना होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ ओ प्लस एफ ई, देखो जरा पीछे ये कितना दे रखा है 10 इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ एफ ई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एल कितना है एल 22 है, एफ ओ प्लस एफ ई उस वैल्यू को यहाँ पुट करो 22 इक्वल टू 10 एफ ओ कितने 10 एफ ई प्लस एफ ई 11 एफ ई इक्वल टू 22 एफ ई 2, एफ ई 2 आ गया तो एफ ओ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स तो यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी सा क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है, दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टिंग, कैसिग्रेनियन एंड न्यूटोनियन। एंड कौन सा बेटा न्यूटोनियन। ठीक है, तो कैसिग्रेनियन में क्या होता है, देखो कैसिग्रेनियन में कैसा होता है, ऐसे यहाँ पे एक मिरर होता है, यहाँ मिरर होता है, यहाँ मिरर होता है। ठीक है, यहाँ एक आई पीस होता है, यहाँ एक कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। यहां से रे आएंगी, यहाँ टकराएंगी और यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ से रे आई पैरेलल आएंगी ना, यहाँ आएगी, यहाँ इमेज बनेगी, ये आई पीस है हमारे पास। ठीक है, और न्यूटोनियन यहाँ देख लेते हैं, उसमें ना देखो एक ऐसा मिरर होता है, एक प्लेन यहाँ प्लेन होता है, इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव व्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें प्लेन एक 45 डिग्री पे रखा जाता है इसके एक्सिस पे, तो यहां से जब रे आएंगे ऐसे यहां टकराएंगे और यहां कहीं हम आई पीस रख देंगे, वहां इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, ओके, दोनों की फोकल लेंथ, यस दोनों की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इसके इक्वल होगी, एम एफ ओ अपॉन में एफ ई। क्लियर है बेटा, समझ के, बस ये फर्क है कंस्ट्रक्शन में। ओके, वर्किंग दोनों की एक जैसी है। अच्छा, इसके फायदे ये बताओ, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के क्या फायदे, क्यों बनाना पड़ा रिफ्लेक्टिंग टाइप कंपैरिजन में। देखो सबसे पहली बात तो देखो, जब एक लाइट लेंस से पास होके जाती है तो वो कुछ ना कुछ अपनी इंटेंसिटी खो देती है, क्योंकि लेंस से पास होती है रिफ्रैक्शन होता है, स्पीड स्लो हो जाती है, तो अपनी इंटेंसिटी खो जाती है, जिसकी वजह से लाइट की जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर बनेगी। तो हाई इंटेंसिटी के लिए कि लाइट थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पावर की अच्छी क्लियर मिले हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं रिफ्लेक्शन बेस्ड टेलीस्कोप यूज करते हैं। क्यों, रिफ्लेक्शन में थोड़ी ना मीडियम एंटर करती है वापस आ जाती है, तो ज्यादा ब्राइटर इमेज कहां मिलेगी हमें, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। क्लियर है। दूसरा कलर एब्रेशन, कलर का फैलना, कलर का कोई ऐसा नहीं कि कलर फैलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कलर एब्रीवेशन, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब होता है कि शेप भी हमें क्लियर नजर आएगी, बाउंड्रीज उसकी शार्प नजर आएंगी हमारे पास। क्लियर है बेटा, तो ये कुछ इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी पावर की मिलेगी और मैग्निफिकेशन ज्यादा मैग्नीफाइड मिलेगी। ये सारे किसके एडवांटेज है बेटा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के, अवर रिफ्लेक्टिंग टाइप। समझ के, तो बेटा ये आज की वीडियो थी, बहुत मेहनत से बनाई है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, वन शॉट वीडियोस बाकी भी देखते रहना। ठीक है, और आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बस मुझे इतना ही चाहिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। लास्ट टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स का रहेगा। थैंक यू सो मच।